नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज हमारे साथ इस ख़ास पेशकश में जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनके बारे में नाम से पहले कुछ चीज़ें मैं उनके बारे में आपको बता दूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एक ऐसे नेता हैं जो राजनीति उनकी लिगेसी ज़रूर रही है, लेकिन राजनीति का उनका अपना अंदाज़ रहा है। और अगर हम बात करें बीते चुनाव की, तो जिस विधानसभा सीट से वो जीते उसको लेकर ये बात सामने आई कि काफ़ी बढ़िया मार्जिन, बल्कि मध्य प्रदेश में जहां काफ़ी टसल का चुनाव था, उस चुनाव में जो उनका मार्जिन था वो काफ़ी शानदार मार्जिन था। और बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक चुन कर आए 2018 के विधानसभा चुनाव में, उनमें सबसे बेहतरीन मार्जिन उनका रहा। और पिछले मार्जिन से भी करीब करीब 10,000 अधिक मतों से वो जीते। पिछले चुनाव में उनका मार्जिन 20,000 था, जो इस चुनाव में बढ़कर करीब करीब 30,000 हुआ। और कांग्रेस के एक सीनियर लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी को उन्होंने दूसरी बार उस विधानसभा क्षेत्र से परास्त किया। और बीती सरकार जो थी, यानी 2013 से 18 की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस सरकार में उन्होंने पर्यटन और संस्कृति विभाग का जिम्मा संभाला और पर्यटन में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन मध्य प्रदेश का रहा। और कोई साल ऐसा नहीं गया, अगर आप बात करें उस दौर की 2013 से 18 तक, तो हर साल कोई ना कोई पुरस्कार मिला। और 2 बार उनको प्रणब मुखर्जी के हाथों मध्य प्रदेश को पुरस्कार मिला, 2 बार शायद रामनाथ कोविंद जी के हाथों और 1 बार स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री उनके हाथों। और अभी भी वो वरिष्ठ विधायक के नाते सक्रिय हैं। तो अब आप समझ गए होंगे नाम बताने की क्या मुझे ज़रूरत है। हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री, वरिष्ठ विधायक भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र पटवा जी। पटवा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। नमस्कार, धन्यवाद जी। काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन रहा था आपका मंत्री के तौर पर, और मध्य प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी जहां संभावनाएं हैं, वहाँ काफ़ी अच्छे ढंग से एक्नॉलेज किया गया था मध्य प्रदेश की उपलब्धियों को। सबसे पहले कोरोना की ही मैं बात करूँगा, जिससे पूरा विश्व, पूरा देश और मध्य प्रदेश, हम सब एक बड़ी चुनौती से गुजर रहे हैं। किस तरह आप देखते हैं, लोगों से आप क्या कहेंगे? सरकार अपनी तरफ से कोशिशें केंद्र और राज्य की सरकार मध्य प्रदेश की कर रही है। पहले तो इसी पर क्या आप एक जनप्रतिनिधि के नाते अपने योगदान को भी देखते हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई की, अगर मैं बात करूं? जी। जैसा कि आप और हम सबको विदित है, ये महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और जिस तरह से भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जी इसकी शुरुआत की थी 23 तारीख से, और मुझे लगता है 23 मार्च से जिस प्रकार से लॉकडाउन हुआ है, मध्य प्रदेश में भी आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पूरी तरह से, जब से उन्होंने शपथ ली है, उनके मुख्यमंत्री बनते ही मध्य प्रदेश में जो सारी व्यवस्थाएं करना थी वो सभी सारी व्यवस्थाएं करने का काम किया। पीपीई किट की व्यवस्थाएं नहीं थी, और एक प्रकार से देखा जाए तो ये ऐसी बीमारी थी जिसका हमें कोई अंदेशा नहीं था। पूरे भारत में हर प्रदेश में एक प्रकार से बीमारी फैल चुकी थी, और पूरी तरह से जनता ने लॉकडाउन का समर्थन किया। पूरे देश में आज से 15 दिन पहले मध्य प्रदेश और तमिलनाडु 2 ऐसे स्टेट थे जहां पर लॉकडाउन को पूरी सफलता मिली। लेकिन उसके बाद भी लगातार कहीं न कहीं हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मामले हुए जहां पॉजिटिव केसेस हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां हॉट स्पॉट करने की आवश्यकता थी, उज्जैन, इंदौर और भोपाल, ये तीनों ऐसे जिले थे शुरुआत में जिसमें बहुत ज़्यादा एक प्रकार से संक्रमण फैल चुका था, और एक सर्टेन वर्ग में ये फैला हुआ था। उन्होंने पूरे प्रयास किए, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस, इन सब लोगों ने मिलकर जो व्यवस्थाएं की है। देखिए, बीमारी का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद भी जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश की सरकार और पूरी टीम कर रही है, मुझे लगता है आने वाला समय निश्चित रूप से हम लोग इससे लड़ाई लड़ेंगे, इससे विजयी होंगे। पूरे मध्य प्रदेश में अभी भी आधे ऐसे जिले हैं जहां पर यह संक्रमण नहीं पहुंचा है। ये हमारे लिए बिल्कुल पॉजिटिव साइन है।
और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव होने के बाद भी स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से आ रहे हैं। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जी, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के अन्य मुख्यमंत्रियों जी ने भी बहुत सारी तैयारी की है, और मुझे लगता है कि इस कोरोना की महामारी को लड़ने के लिए चाहे वो पीपीई किट की व्यवस्था हो, चाहे उसके अलावा हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की अरेंजमेंट्स की बात हो, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं करने की बात है, मध्य प्रदेश में पूरी तरह से उन तैयारियों को किया जा रहा है। हमारे जिले रायसेन में भी ये सारी की सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। मुझे लगता है कि इस लड़ाई को सभी को लड़ना होगा। जी। और इसमें जो 14 दिन का लॉकडाउन पीरियड होता है, जो लॉकडाउन पीरियड और 14 दिन का जो सोशल डिस्टेंस करने वाली जो बात आती है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर लोगों ने घर में रहकर इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास किया, जैसा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि घर की रेखा, लक्ष्मण रेखा है, घर की जो डेरी होती है हमारी, उससे बाहर नहीं निकलना है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हम लोग टेस्ट की संख्या भी बढ़ाने का काम करेंगे। जी, ये बिल्कुल ज़रूरी बातें हैं जिसका ध्यान भी रखना है। और लड़ाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई जल्दी थमने वाली है, लड़ाई लंबी होगी और हमारी तैयारियां बहुत विवेकपूर्ण तरीके से आगे बढ़नी चाहिए। आप लोगों से क्या कहेंगे? लॉकडाउन एक बेचैन करने वाली व्यवस्था भी कई बार बन जाता है जब उसकी अवधि लंबी हो जाती है, और दुनिया के अलग अलग देशों में भी हमने देखा है कि लोग रेस्टलेस होने लगते हैं जब लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है। आप लोगों से क्या कहेंगे? अपनी सुरक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व देना प्रायोरिटी होनी ही चाहिए, और यहाँ बात अपनी सुरक्षा की नहीं है, हम सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, ये मंत्र है। जी, 20 अप्रैल से पूरे देश में जहाँ जहाँ आवश्यकता अनुसार लॉकडाउन को खोला गया है, उद्योगों को शुरू किया जा रहा है। मैं जनता के संयम की और उनके अनुशासन की तारीफ करूंगा। वास्तव में पूरी दुनिया में बहुत सारी जगह घटनाएं हुई है, हमारे देश में भी इस तरह की घटनाएं हुई है, लेकिन उसके बाद भी संयम से काम करके लॉकडाउन को सफल बनाने का काम किया है। मुझे लगता है आने वाला समय निश्चित रूप से हम इस लड़ाई से विजयी होंगे। पर फिर भी मैं जनता से कहना चाहूँगा कि ये समय बहुत समझदारी से काम लेने का है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कौन व्यक्ति किस तरह से संक्रमित है, और अगर वो आपके संपर्क में आ जाता है तो हमें उसके बाद कहीं जाकर मालूम पड़ता है कि हम भी उस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी होती कि जब कोई पॉजिटिव व्यक्ति हॉस्पिटल से निकल कर आता है स्वस्थ होकर, और वो लड़ाई लड़कर जीत कर आता है, तो वास्तव में वो डॉक्टर्स, वो पैरामेडिकल स्टाफ, उनके बारे में सोच कर लगता है कि निश्चित रूप से ऐसे समय में उनका योगदान बहुत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और वही हमारे रियल हीरोज़ हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, या हमारे ज़िला प्रशासन और नगर निगम के कर्मचारी हों, या हमारे पुलिसकर्मी हों, जो इसलिए लगातार काम कर रहे हैं जिससे हम अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। सर, आपका काफ़ी एक मंत्री के तौर पर आपके कंट्रीब्यूशन का जिक्र हमने किया, इसके पहले काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन रहा आपका, और उद्योग और व्यवसाय की समझ रखने वाले एक राजनेता के तौर पर भी आपको देखा जाता है। एक बड़ी चुनौती ये भी है कि अब 20 अप्रैल से मध्य प्रदेश में लिमिटेड ऑप्शंस के साथ उन क्षेत्रों को, और मुख्य रूप से 2 ज़िलों को, भोपाल और इंदौर को छोड़कर, औद्योगिक गतिविधियों को सीमित मात्रा में आरंभ करने का भी एक सिलसिला 20 अप्रैल से शुरू हुआ है। लेकिन आर्थिक गतिविधियां बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, बहुत बड़ी चोट हुई है। वो अपनी रफ्तार में आए। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की प्रायोरिटी में ये मुझे लगता है बहुत अहम सूची होगी, क्योंकि आगे मध्य प्रदेश का बजट भी आएगा जुलाई के आसपास, जब परिस्थितियां जिस तरह की रहेंगी। तो मध्य प्रदेश फिर अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करे, फिर अपने को पटरी पे लाने की कोशिश करे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और आपके क्या सजेशन है? जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, लगभग 40,000 करोड़, 40,000 लाख करोड़ का नुकसान पूरे दुनिया में हमारा हो रहा है, और आर्थिक रूप से मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी हम लोगों को इस विषय पर चिंता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
मध्य प्रदेश में 20 तारीख से आंशिक रूप से कुछ उद्योगों को छूट देने की काम का निर्णय लिया है, चाहे पीथमपुर हो, मालनपुर हो या हमारा मंडीदीप एरिया हो। आने वाले समय में इन सभी उद्योगों को किसी भी तरह से शुरुआत करने की आवश्यकता होगी। इंदौर और भोपाल रेड जोन में आने के कारण से अगले फेज में इसके बारे में निर्णय होगा। लेकिन शरद जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो लॉकडाउन के कारण से प्रभावित हुए हैं। उनके बारे में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार निरंतर सोच रही है, क्योंकि लगातार लॉकडाउन करके हम लोग आर्थिक जो हमारी अर्थव्यवस्था है उससे कहीं पर भी मुकाबला नहीं कर सकते। जिन जिलों में कहीं पर भी संक्रमण नहीं है, उन जिलों को निश्चित रूप से खोला जाएगा और धीरे धीरे सामान्य तौर पर ग्रेजुअली हमको व्यवसायों को खोलना होगा। मंडीदीप जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, लगभग 700 उद्योग वहाँ पर है। मैंने स्वयं ने अभी औद्योगिक जो संगठन है, कलेक्टर महोदय और एक्यूएन के हमारे अधिकारियों की बैठक ली। उसमें भी ये निर्णय हुआ कि जो भारत सरकार के नियम है, जो मध्य प्रदेश सरकार के नियम है, उसमें इन उद्योगों को शुरुआत की जाए। लेकिन मेरा सुझाव था कि सारे उद्योग एक साथ शुरू न करें और इसका क्लासिफाइड करके धीरे धीरे उद्योगों को शुरुआत की जाए, क्योंकि वास्तव में 60 से 70 हज़ार लोग सिर्फ हमारे मंडीदीप में वर्कर्स हैं। तो एक साथ हम लोग सारे उद्योग शुरू नहीं कर सकते। पीथमपुर भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर भी मुझे लगता है कि सैनिटाइजेशन की जो व्यवस्था है, जो नाम्स भारत सरकार के, उन नाम्स के अंतर्गत ही सारे उद्योग शुरू होंगे। आज तो निश्चित रूप से हमारे सामने कोरोना के कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था को लेके एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर मुझे लगता है कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में जिस प्रकार का अनुभव औद्योगिक क्षेत्र में और हमारे व्यवसायियों को है, आने वाला समय निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम सब सकारात्मक सोच रखते हुए एक चुनौती को, निश्चित रूप से चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन उस चुनौती का भी मुकाबला हम लोग करेंगे। बिल्कुल, और चुनौती का मुकाबला तो करना ही है पटवा साहब, और ये हम सब की नियति भी है मनुष्य होने के नाते। मैं कुछ राजनीतिक सवालों की तरफ आता हूँ। मध्य प्रदेश में 15 साल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी ने सरकार चलाई है, और जिस तरह का 2018 का जनादेश रहा, वो एक ऐसा जनादेश था जो ना कांग्रेस के पक्ष में था ना बीजेपी के पक्ष में था। यही वजह थी कि कांग्रेस ने भी जो सरकार चलाई वो मिश्रित सरकार कही गई, उसमें समर्थन दिया गया, और बीजेपी की जो सरकार बनी है उसमें भी एक बड़ा धड़ा जो पहले कांग्रेस का हिस्सा था वो अब बीजेपी के साथ आया है, और बीजेपी का एक अहम हिस्सा हो गया है, अब बीजेपी ही हो गया है, बीजेपी मय हो गया है। लेकिन ये मिश्रित सरकार चलाने का अनुभव, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 ही दलों की सरकारें रही हैं, तो ये एक बीजेपी के लिए भी नए किस्म का अनुभव है, और राजनीति में इस तरह के अनुभव बड़े कठिन होते हैं। आप किस तरह देखते हैं? आप उस परिवार से आते हैं जिसमें मध्य प्रदेश की राजनीति के बहुत ही महारथी राजनेता सुंदरलाल पटवा के दत्तक पुत्र रहे आप, और बहुत क्लोजली आपने उनकी राजनीति को भी देखा है। लेकिन बीजेपी के लिए इसको कितनी कठिन चुनौती देखते हैं आप, इस फ्यूजन गवर्नमेंट को? 2003 में जब हमारी सरकार आई और उसके बाद 15 साल तक सरकार चली, इसके पहले कभी भी हमारी सरकार लगातार मध्य प्रदेश में पूरा टर्म नहीं कर पाई। लेकिन जो पिछला 15 साल का कार्यकाल रहा, उसमें चाहे उमा भारती जी हों, स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी हों, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी हों, 15 साल के कार्यकाल में पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग संदेश देने का काम हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों ने किया। जहाँ तक आदरणीय शिवराज सिंह जी की बात है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, चाहे किसानों की बात हो, चाहे हमारी माताओं बहनों के बारे में योजना लाने की बात हो, हर विषय पर उन्होंने 15 सालों में काम किया। आप इस बात को भी मानेंगे कि 15 साल के बाद जब चुनाव हुए तो एंटी इनकम्पेंसी उतनी नहीं थी। अगर एंटी इनकम्पेंसी होती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सीटें 109 नहीं आती। और उसके बाद पिछला 1 साल का जो कार्यकाल कांग्रेस का रहा, वो भी आप और हमने अच्छी तरह से देखा है। पूरी तरह से जिस तरह से जितने वादे कांग्रेस ने किए थे
वो सारे के सारे वादे, चाहे किसानों की ऋण माफी की बात हो, गौशालाओं को शुरुआत करने की बात हो, पिछली 1 साल की सरकार ने जो काम अच्छे किए उसकी हम तारीफ भी करते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछले 15 सालों में जो काम किए हैं मध्य प्रदेश की सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उन कामों को देखते हुए इस 1 साल का कार्यकाल मुझे लगता है पिछले किसी भी 1 साल के कार्यकाल से अच्छा नहीं था। मध्य प्रदेश की जनता में घोर असंतोष था। किसानों के बारे में जो चिंता करना थी वो चिंता नहीं की गई। आपने देखा 23 मार्च से लेकर अभी तक एक तरफ कोरोना की लड़ाई हमारे मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं, उसके साथ ही साथ किसानों से गेहूं उपार्जन का काम करना है, खरीदी का काम करना है। 4000 उपार्जन केंद्र खोल लिए गए हैं। अभी तक 8 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। बारदानों की व्यवस्थाएं नहीं थी। पश्चिम बंगाल में बारदानों की फैक्ट्री बंद थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वोन से बैग्स लाने का काम किया। और पिछले ही दिनों में पिछली सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में जो बीमे की राशि जमा करना थी वो सिर्फ 500 करोड़ की, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आने के बाद तुरंत बचा हुआ पैसा जमा करने के बाद 2200 करोड़ राशि बीमे की जमा की और आने वाले 1 सप्ताह के अंदर 2900 करोड़ रुपए 2018 और 2019 की जो बीमा राशि देना थी वो किसानों के खातों में तुरंत चली जाएगी। इस प्रकार से पिछले दिनों में 28 दिनों में ये लग रहा है कि एक तरफ कोरोना की लड़ाई है, दूसरी तरफ किसानों के बारे में बात करने की बात है। आज ही उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं घोषित करने का काम किया है जिसमें जीवन शक्ति करके हमारी जो स्व सहायता समूह की बहनें हैं उनको मास्क बनाने का काम दिया है और भी अन्य काम हैं जो कि हमारी सरकार कर रही है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं पटवा साहब, और राजनीति है तो चुनौतियां राजनीति की भी हैं। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो नया धड़ा अब बीजेपी का हिस्सा होकर बीजेपी का ही हो गया है उसको तवज्जो देना, लेकिन उस तवज्जो देने में, उस इम्पोर्टेंस में कहीं बीजेपी का जो मूल धड़ा है, जो बीजेपी का मूल पिंड है, जो उससे जुड़े नेता हैं, जिससे सुरेंद्र पटवा जी हैं, जिससे राजेंद्र शुक्ला जी जुड़े हैं, जिससे भूपेंद्र सिंह जुड़े हैं, जिससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी जुड़े हैं, ये सवाल भी मध्य प्रदेश में पूछा जा रहा है कि जो बशीर बद्र साहब का शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, मैं बेवफा शब्द नहीं बोलूँगा क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ तो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। क्या अभी का जो पहले 5 सदस्यों का, जिसको आज कैलाश विजयवर्गीय जी ने इंदौर में कहा कि 5 पांडव मिल गए हैं मुख्यमंत्री को, लेकिन बाकी पांडव भी बहुत धुरंधर हैं, उनके पास भी बड़े मजबूत अस्त्र शस्त्र हैं और पिछली सरकारों में वो अपनी योग्यता को भी प्रमाणित कर चुके हैं। ऐसे पांडवों को कम मौका मिलेगा पटवा जी? आप अच्छी तरह से जानते हैं कोरोना के लेकर ये छोटा मंत्रिमंडल बना है और मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, हमारे संगठन के महामंत्री उनका विशेषाधिकार है। आने वाले समय में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी एक बेहतर मंत्रिमंडल गठित करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और मुझे लगता है जहां तक सामंजस्य की बात है, जब पूरी पार्टी में हमारे पास कांग्रेस के जो टूटे हुए विधायक आए हैं, अब वो परिवार के लोग हो चुके हैं और जब सब लोग परिवार में शामिल होते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनकी और हमारी जवाबदारी हर तरह से जनता के प्रति जवाबदारी रहेगी। और मुझे लगता है कि एक लंबे कार्यकाल में 3 महीने से 6 महीने के कार्यकाल में निश्चित रूप से इस सरकार का भी आगे जो परफॉर्मेंस होगा वो सभी मध्य प्रदेश में 8 करोड़ की जनता को दिखेगा। आप मानते हैं कहीं तालमेल में कोई दिक्कत नहीं होगी? और शिवराज जी शायद अपने 13 साल जो उनके पिछले मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं उसकी एक कठिन चुनौती ज़रूर होगी इस कार्यकाल में, लेकिन आपको पूरा भरोसा है कि वो पूरी ताकत से और अपने राजनीतिक हुनर से इस बार भी बीजेपी की नैया को बहुत कुशल खेवनहार की तरह किनारे तक ले जाएंगे? देखिए, उनके कार्यशैली के लिए तो मैं कह सकता हूं कि किसी को भी उनकी कार्यशैली को लेकर कोई भी उसमें संशय नहीं है। पर जहां तक रही बात इस तरह का वातावरण जो मध्य प्रदेश की राजनीति में बना है, 1967 में इस तरह का वातावरण बना था सरकार, उसके बाद आज कहीं जाकर ऐसा वातावरण बना है।
आप इस बात से भी सहमत होंगी कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के होते हुए एक अनुशासन वाली पार्टी रही है, और मुझे लगता है कि हमने हमेशा वरिष्ठों से कहीं न कहीं आशीर्वाद प्राप्त किया है, और कुल मिलाकर बहुत लंबा कार्यकाल हमारे यहाँ पर स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी, स्वर्गीय ठाकरे जी, स्वर्गीय पटवा जी, स्वर्गीय कैलाश जोशी जी, जिन्होंने की पार्टी को सींचा है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो आज नेतृत्व है, निश्चित रूप से उन सभी बातों को याद रखते हुए जो नया परिवार हमारे पार्टी में सम्मिलित हुआ है, हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि जनता की किस तरह से हम लोग सेवा करें, और जो सरकार बनी है निश्चित रूप से ये सरकार हम सब लोग मिलाकर पूरे टर्म को पूरा करेंगे और फिर से अगले 15 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए, इस सकारात्मक सोच के लिए, क्योंकि सोच का जीवन में बड़ा महत्व होता है। क्योंकि कहा जाता है कि जैसा व्यक्ति सोचता है वो उसी दिशा में बढ़ता है। तो आपकी सोच भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत सकारात्मक है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप उसी पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक हैं और एक ऐसे नेता हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी भारतीय जनता पार्टी रूपी वृक्ष के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत ज़मीन के भीतर गई हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं पटवा जी इस बातचीत के लिए। और शरद जी, एक बात और पूछना चाहता था बिल्कुल। आपसे। वैसे तो सवाल अमूनन आपने किए हैं, लेकिन मैं आपकी शैली का भी कायल हूं। किस तरह से शालीनता से और कितना शांत होकर आप इस तरह की सारी चीजें करते हैं, ये वास्तव में हमारे लिए सीखने की बात। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपकी इस सदा सहायता के लिए भी। तो ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक सुरेंद्र पटवा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, उनका दावा है और बहुत विश्वास से वो ये दावा करते हैं कि न सिर्फ ये कार्यकाल बीजेपी पूरा करेगी, बल्कि फिर अपनी दावेदारी अगले 15 सालों के लिए मध्य प्रदेश में वो बिल्कुल खम ठोक कर मैदान में उतरेगी। वो मानते हैं कोरोना काल में गंभीर चुनौतियां हैं, लेकिन उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक और एक मिलकर 11 होकर इस चुनौती से जूझेंगे। खासतौर से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 40 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। वो बताते हैं कि बड़ी तैयारी हमें करनी पड़ेगी, न सिर्फ उद्योग जगत के लिए बल्कि व्यावसायिक जगत के लिए, लेकिन हम कमर कस के तैयार हैं। लॉकडाउन को वो एक बहुत मजबूत औषधि मानते हैं कोरोना के खिलाफ, और उनका कहना है कि लॉकडाउन एक महत्वपूर्ण हथियार साबित होगा जिससे हम भारत में, मध्य प्रदेश में कोरोना को हराने में कामयाब होंगे। वो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 67 के बाद मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में ये स्थितियां बनी हैं जहां एक मिश्रित सरकार जैसी परिस्थिति है, लेकिन कांग्रेस से आए हुए साथी अब भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं और वो हमारे ही परिवार का अविभाज्य हिस्सा हैं। इसलिए कहीं कोई कठिनाई और कोई चुनौती नहीं है, हम उनको साथ लेकर चलेंगे, वो हमारे साथ मिलकर चलेंगे, और इस तरह से हम कदम होते हुए हम मध्य प्रदेश की राजनीति को उसी ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे जैसा पटवा जी का दावा है कि अपने 15 साल के शासनकाल में बीजेपी ने इसके पहले कथनी और करनी में कोई अंतर न छोड़ते हुए, ऐसा वो दावा करते हैं कि उसको प्रमाणित भी किया है। तो इस खास बातचीत और इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।